वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज से जो है शिवरा क्लासेस पर यानी इस चैनल पर जो है एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा लूसेंट ज्वालामुखी सीरीज। लूसेंट की जो है न्यू बुक है 2023 का न्यू एडिशन, उसको जो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पर जो पूरी लूसेंट के हर एक सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी को जितने लूसेंट में दिए हुए हैं एक एक वर्ड है, सभी को हम लोग इस पर समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे इतिहास के प्रमुख स्रोत से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास से। ठीक है, इतिहास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। ठीक है, किसका? तो भारत का इतिहास। उत्तर में जो है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस वर्ष के नाम से? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था? तो भरत जो एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जो है जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो इसे कहते थे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यही नाम क्या होता? पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाए। मध्यकाल में क्या होगा? तो मध्यकाल में जिस देश को क्या तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू शब्द से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? तो इंडिया कहने लगे। ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। किसके से हुआ है? तो प्रोटो एस्ट्रलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोएड एवं मंगलोलाइड से हुआ है। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन के लिए जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन? तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे? तो जर्मन इतिहास का जो क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। सबसे पहले जो है इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जो इसे किसे जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले इतिहास को जो है 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में जब प्राचीन भारतीय के स्रोत से चालू करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमको जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, नेक्स्ट है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। भारत का जो है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? तो वेद है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या? तो वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा औपरुष्य मानती है। वेद जो है 4 है। वेद कितने? तो वेद 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद कितने हैं? तो याद रखिएगा, वेद 4 हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है एवं अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो इन चारों वेदों को जो संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे।
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसी के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें जो है 10 मंडल एवं 10 से 28 सूक्त है। अगर पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं एवं 10 से 28 सूक्त हैं, ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या है? तो ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहते हैं। यानी ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इसको याद रखिएगा। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। विश्वामित्र द्वारा जो है रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसका 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके 8वें मंडल को जो हस्तलिखित ऋचाओं, इसके 8वें मंडल को जो हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा 10वां मंडल है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा कौन सा? तो 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा के बारे में, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, नाशदाय सूक्त यानी ब्रह्मांड के सृजन संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त यानी विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। ऋग्वेद जो है क्या है? तो ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल सबसे बड़ा है। इसमें जो है नदी स्तुति यानी नदी स्तुति में जो नदियों की प्रशंसा है, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, नाशदय सूक्त में क्या था? ब्रह्मांड के सृजन संबंधित विभिन्न अनुमान एवं सूर्य सूक्त में क्या आता है? विवाह श्लोक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चतुष्य वर्ण की समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। यानी चतुश्रवणीय समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष के ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकार में स्पष्ट विभेद करता है, ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अधन्य, जिसका अर्थ वध नहीं किया जा सकता, शब्द का गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो है अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है, जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में अब जान लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर यानी जूलियन ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित आधारित पर है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है। एवं ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में क्या होती है? तो वर्ष की गिनती जो है उल्टा होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में, यानी उल्टा होता है गिनती, ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई, ठीक है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्रिस्ट। बिनेस्ट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है।
वामनावतार के 3 पगों में आख्यान प्राचीनतम स्रोत वेद है। ठीक है, अब आइए हम लोग वामन अवतार के बारे में पढ़ लेते हैं। वामन अवतार भगवान का वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता आदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन जो है भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। ये आप जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी इधर कुछ पॉइंट तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, तो इंद्र के लिए 250 है, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है वैदिक साहित्य में किसका है, तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब नेक्स्ट हम लोग यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद जो है स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के अनुपालन के लिए नियमों संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, इसके पाठककर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है, तो अधर्व्यू कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठककर्ता यानी ऋचाओं के जो अध्ययन करते हैं ऋषि, उनको क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद जिसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान का विधि का वर्णन किसमें, तो यजुर्वेद में है। आप लोग याद रखिएगा, एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है एक ऐसा वेद है जिसमें किसमें, तो गद एवं पद दोनों में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद जो है साम का जो शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या, तो उद्रात्री कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में जो है किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का क्या है, तो वर्णन नहीं मिलता है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में जो है अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। इसमें जो है अथर्ववेद में जिसमें कुछ मंत्र हैं जो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अगर औषधि का उल्लेख जो सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। इसके आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है, तो अथर्ववेद में जो ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का साफ वशीकरण, प्राश्चित, मातृभूमि महात्माएं आदि का विवरण मिलता है। इसमें जो है सभी चीज़ों का विवरण मिलता है। ठीक है, जिसमें मानव जीवन के सभी पक्षों के गृह निर्माण है। ठीक है, कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जादू टोना का वर्णन जो किसमें है, तो अथर्ववेद में है। ठीक है, इसमें वशीकरण भी हो गया, आपका प्राश्चित भी हो गया, राजा को चुनाव करना, सभी कहाँ मिलेंगे, तो अथर्ववेद में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद में परिचित कुरुओं को राजा कहा गया है तथा कुरु को देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का कहा गया है। वेदों
वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल साकल शाखाएं ऋग्वेदों से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्यान्ह एवं काव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसन्य संहिता की शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक करिष्ठल और मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय कौतम रारणीय एवं जैमिनीय या तलवार वाक सामदेव की शाखाएं अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैपलाद है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद क्या है? तो अर्थ है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद क्या है? तो अथर्ववेद है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं ब्राह्मण आर्णक्य तथा उपनिषद के बारे में। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों के आर्णक्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। संहिता आर्णक्य तथा उपनिषद से जो है क्या जानकारी मिलती है? तो इनसे जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें सारणी में दिया गया है। जैसे कि ऋग्वेद के लिए जो है अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका क्या नाम है? तो ऐतरेय एवं कौशितकी है। यजुर्वेद के लिए क्या है? तो तैत्तिरीय एवं शतपथ है। सामवेद के लिए क्या है? तो पंचवश है। अथर्ववेद के लिए है क्या? तो गोवत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें जो है परीक्षित के बाद जो है बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान का प्राप्त होता है। ऐतरेय में जो राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या दिया गया? तो राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि शतपथ में गंधार शैल्य कैकेय कुरु पंचाल कौशल विदेह आदि का राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्णक्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 17 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों की संख्या अगर पूछे कितनी है तो उपनिषदों की संख्या जो कितनी है? तो 108 है, जिनमें 17 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। किसमें? तो उपनिषद में। उपनिषदों की संख्या है 108। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की जो है गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जुआ और शराब की भांति में जो स्त्री को जो है पुरुष का किसका? तो तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को क्या कहा गया है? तो पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट है कि जाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं पारमाणविक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं पारमाणविक क्या मानी जाती है? मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट जानेंगे वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को जो है भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? तो 6 वेदांगों की रचना, जिसमें शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र का, ठीक है, दूसरा हुआ कल्प का, जिसमें कर्म कांडीय विधि को, एवं तीसरा हुआ निरुक्त का, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, एवं चौथा व्याकरण एवं छंद एवं ज्योतिष। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य में अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया। श्रौत गृह धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमुख सूत्रकारों से गौतम, बौद्धयान, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में जो गौतम धर्मसूत्र क्या तो प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं
का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो है सबसे अच्छा एवं क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। अगर आपसे पूछे जो है पुराण के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष थे तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा भी माने जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। ठीक है, जिसमें विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण तो आंध्र सातवाहन वंश है। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पुराणों एवं मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं पारमाणिक है। पुराणों में जो है मत्स्य पुराण एवं पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं क्या है? तो पारमाणविक है। नेक्स्ट है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण किस में लिखे गए? तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां एवं शूद्र जो थे उन्हें क्या? तो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में जानेंगे। जातक जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी से वर्णित है। जातक जो है क्या? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी से वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र एवं अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को जो है क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक कौन थे? तो श्यामशास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण द्वारा किया गया था। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम तक कलहण द्वारा किया गया था। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी राजाओं का नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक की कश्मीर के शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट अरबों को जो है सिंध विजय वृत्तांत चचनामा, यानी लेखक जो है अरबों का जो है सिंध विजय का वृत्तांत किस में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है, जिसके लेखक है कौन? तो अली अहमद है। अली अहमद जो कि सुरक्षित है। नेक्स्ट है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टध्यायी क्या है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक, लेखक कौन थे? तो पाणिनि। इससे जो मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टध्यायी में क्या मिलती है? अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन के राजनीतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अष्टध्यायी में जो सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि कात्यायन की गर्गी संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है। कात्यायन की जो है गर्गी संहिता क्या था? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। इनके महाभाष्य में शुंगों का इतिहास पता चलता है। अब आइए हम लोग जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में। यूनानी रोमन लेखक में, ठीक है, पहले आए थे टेसियस। टेसियस क्या था? टेसियस या ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर सिकंदर। आने वाले लेखकों में निरियाकस एनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण के अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है।
मेगास्थनीज जो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के विषय में लिखा है। 5वां है डाइमेकस, यह सीरियस नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युगीन से संबंधित है। इसका विवरण कैसे संबंधित है? तो मौर्य युगीन से संबंधित है। हम 6ठा कौन आया था? तो डायनोसिस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फ्स का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। हम 7वां कौन आया था? टॉलमी, इसने जो है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी जिसने क्या किया था? दूसरी शताब्दी में जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। हम 8वां कौन आया था? प्लिनी, इसने जो है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें जो है भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के विवरण मिलता है। 9वां तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब नेक्स्ट चीनी लेखक के बारे में। तो चीनी लेखक जो है यह फाहियान है। फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान जो कब आया था? तो चीनी यात्री गुप्त नरेश जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश को जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। दूसरा है संयुंगन, यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। किसने? तो संयुंगन ने, ठीक है। हम तीसरा है हेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग जो कब आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में जो है चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युकी नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था तथा हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। किसने? तो हेनसांग ने। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। हेनसांग के जब अध्ययन करने आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। हम चौथा का अंत इति संघ जो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का वर्णन किया। भारत का वर्णन किया था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म यानी खिज यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अभी जो है कहाँ का रहने वाला था? तो ख्वारिज्म या खिविज के, जहाँ आधुनिक अभी मतलब क्या, तो तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति किताब उल हिंद एवं तहकीक हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट आया इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? तो रेहला है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य लेखक के बारे में तारानाथ। तारानाथ जो एक तिब्बती लेखक था। इसके कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हम
और है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट जो है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो सर एलेक्जेंडर कर्निंगम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है किसे कहा जाता है? तो सर एलेक्जेंडर कर्निंगम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर, री, एच लोगस्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गस, वालर इलियट से भी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने जो भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों में खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख वोगाज को यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। नेक्स्ट मध्य भारत में जो है, मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का परमार्यवन राजपूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा यानी गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहागरा अभिलेख है। इस अभिलेख में जो संकट काल में जो है उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का जो है पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। शासक भानुगुप्त ने प्राप्त की थी। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। काश्मीरी नवपाषाणिक बुरुजहोम से गति गर्तावास। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुजहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होते थे। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को जो है साहित्य में काशनापड़ भी कहा गया है। नेक्स्ट सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखे सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख यानी अभिलेख हम उसके शासक के बारे में जानेंगे। हाथी गुफा अभिलेख तिथिरहित अभिलेख है। यह किसने? तो कलिंग राजा खारवेल के समय लिखा गया था। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसने? तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। प्रयाग प्रस्तीय स्तंभ किसका द्वारा था? समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन शासक के काल में लिखा गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार एवं नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त एवं देवपाड़ा अभिलेख तो बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता था? अभिलेखों का अध्ययन जो इपिग्राफी कहलाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के बीणा बजाते ही मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमिका होने का परिणाम मिलता है। समुद्रगुप्त को जो बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से जो उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी पुंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा यानी सुबर भूमि वर्तमान में म्यांमार, स्वर्ण द्वीप यानी कंबोडिया यानी कम्बोज जावा द्वीप स्थापित हुए। उत्तर भारत के जो है मंदिरों की कला की शैली को क्या तो नागर शैली एवं दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला को क्या तो द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ में मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का दक्षिणापथ में जो है मंदिरों का निर्माण नागर एवं द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैश्य शैली कहलाते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तो पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर के चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदारिया का महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है एवं दशा अवतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में एवं गुंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। एक मंदिर जो है क्या तो पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। पंचायतन मंदिर किसे कहा जाता है? जो कि चार सहायक मंदिरों से घिरा हो। ठीक है, ये था आपका प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रागैतिहासिक काल जो टॉपिक होगा अच्छा टॉपिक होगा,
एवं हेल्पफुल टॉपिक होगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।